नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। परिचय मुझे देना नहीं है, स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, नाम ही काफ़ी है, गौरव प्रधान जी प्रारब्ध के इस मंच पर। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। गौरव जी, मोदी जी की अग्नि परीक्षा। मोदी जी के एडवाइजर तो बहुत हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की तरह उनको सलाह देने वाले। मोदी जी को क्या पहनना चाहिए, इस पे विपक्ष सलाह देता है। मोदी जी को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पे उनका समर्थक उनको सलाह देता है। और परीक्षाएं तो न जाने कितना दे चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। गुजरात से परीक्षा देते चले आ रहे हैं बेचारे। 2014 में जब उन्होंने इतना बड़ा बहुमत हासिल किया, 2019 में रिपीट किया, 2024 में तीसरी बार सरकार बनाई। उसके अलावा अनेकानेक राज्यों में डबल इंजन सरकारों का पूरा जाल बिछाया और यहाँ तक कि अब नगर निकाय से लेके ग्राम प्रधान चुनाव तक में नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा होती है। हर 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी की अगली अग्नि परीक्षा होती है। 2040 सीटों के साथ जब तीसरी बार यानी नरेंद्र मोदी सरकार 3.0, हमने एक शुरुआती इस पर चर्चा किया था जिसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन अब साहब परीक्षाओं का दौर इतना तगड़ा हो चुका है कि हमें फिर एक नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा की चर्चा लेके आपके साथ आना पड़ रहा है। आज की चर्चा, नरेंद्र मोदी जी से इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है देश? अवनीश भाई, अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे कि आज भी एक नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा, तो शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ कि उनकी परीक्षा लूँ। एक तुच्छ प्राणी हूँ, छोटी-मोटी बातें समझ में आती हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एक विशाल व्यक्तित्व के बारे में छींटाकशी करने की मेरी ना हैसियत है, ना औकात है। आप मुझसे ये पूछें कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतने लांछन क्यों लगाए जाते हैं, तो उसका सोच समझ के मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ। और वो इसलिए होता है क्योंकि इस देश के इतिहास में ये मान लिया गया है और आज भी कि करप्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये देश की विडंबना है कि हम इस बात को भी मन में बसा लिया है हमने कि कोई भी राजनेता बिना करप्शन के कुछ बन ही नहीं सकता। हमने ये बात मान ली है कि पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है जिसमें लोग पैसा कमाने आते हैं। तो जब एक ऐसा व्यक्तित्व सामने उभर के आता है जिसको पैसे का मोह नहीं है, जिस पे पिछले 25 साल में आप एक इल्जाम लगा के साबित नहीं कर पाए, तो जब आप रोज उस पे सवाल उठाते हैं तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन है। अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी की नहीं है। तो चाहे समर्थक वर्ग हो या दूसरी तरफ वाला वर्ग हो, इन दोनों की परेशानी ये है कि समर्थक ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, मोदी को कुछ नहीं आता। और उधर वाले इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कितना भी जितनी हम कीचड़ उछालते हैं उतना ही वो कमल खिलता चला जाता है। मैंने 2014 में बोला था कि अगले 10-15 साल जब तक नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, एक छींट भी नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व को दाग नहीं लगा पाएगी। और वो ही हो रहा है। आप कोई भी कांड उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, चाहे आपका राफेल हो, चाहे दुनिया भर के हो, आपने सारी कोशिशें कर ली दुनिया भर में, दुनिया भर का मीडिया। अब चक्कर क्या है कि इन मीडिया वालों को घास नहीं पड़ती है। जो पहले शैंपेन की और सिंगल मॉल्ट विस्की की बोतलें खुला करती थी और फ्री में घर में पहुंचा करती थी इन लोगों के, वो सब बंद हो गई हैं। तो ना तो वो खाता है ना खाने देता है।
और जब वो खाने नहीं देता है तो उन्हीं के सर्किल में भी ऐसे लोग हैं। और खुल के बोलूं, मैं मतलब ग्रे एरिया में बोलना मेरा पसंद नहीं है, तो मैं ब्लैक बोलता हूं या व्हाइट बोलता हूं। भाजपा में भी जो लोग हैं वो उनसे परेशान हैं, क्योंकि जीवन के उनके राजनीतिक जीवन के 11 साल निकल गए और वो पैसे नहीं बना पा रहे हैं जैसे कि बनाना चाहिए था। विपक्ष तो छोड़ो, वो तो परेशान है ही। आप अगर अभी मनरेगा वाला चीज देख लो, जिसको जी राम जी बिल लेके आए हैं, उसमें स्टेट की अकाउंटेबिलिटी सेट करी है। अब जब आप जैसे स्किल डेवलपमेंट में क्या होता था कि पैसा तब रिलीज होगा जब कंफर्म हो जाएगा कि स्किल ग्रांट हुई हैं और बच्चे प्लेस हुए हैं, मतलब फुल लाइफ साइकिल जब पूरा हो जाएगा तब पैसे ट्रांसफर होंगे। तो शुरुआत में लोगों ने स्किल डेवलपमेंट उठाया, उसके बाद छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ कमाने का साधन नहीं है। पहले क्या होता था, आपने 2 बच्चे रखे हैं, 50 दिखाएं और 48 का पैसा आपकी जेब में है। और वो जो 2 दिखाए हैं वो हर कोर्स में रिपीट होंगे, क्योंकि वो आप ही के तो हैं। तो जब आप चलिए, नरेंद्र मोदी तो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है उन पे कमेंट करें और उनको कुछ बोलने की। मैंने अपने जीवन में आज तक एडवाइस नहीं दी है, ये मेरे फॉलोअर्स अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने 2 बार सजेशन दिया था, लेकिन एक बार गिरिराज सिंह को दिया था और एक बार नरेंद्र मोदी जी को दिया था। दोनों एक्सेप्टेड थे। गिरिराज सिंह से बोला था कि बैम्बू को ट्री से निकाल के ग्रास में डाल दीजिए, नॉर्थ ईस्ट बदल जाएगा। और नरेंद्र मोदी को जो दिया था वो ईमेल पे था, वो उसकी मैं खुल के बात नहीं करना ठीक नहीं समझता। तो अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी की नहीं है, अग्नि परीक्षा उन एडवाइजर्स की है कि 11 साल में भी आपको समझ में नहीं आया कि ये बंदा एक ब्लूप्रिंट के पे काम करता है और वो समय के हिसाब से ही काम करेगा। आपको याद होगा 2014 में जब सरकार बनी थी, तो एक वो जो आपके विराट हिंदू हैं, जिन्होंने 30 साल हिंदुओं को मूर्ख बनाया, उन्होंने बोला एक प्रेसिडेंट और एक लाइन लिखे और 370 हट जाएगी। और एक राम जन्मभूमि के बारे में लिखा था कि उस पे अध्यादेश ला दें तो वो हो जाएगा। उसके बाद जितने मोदी समर्थक थे सब उनके पीछे, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने करा? नहीं करा ना। नरेंद्र मोदी जी ने पहले भूमि बनाई, बिल्कुल। सारे स्टेक होल्डर्स को जोड़ा, फिर सबको अपने साथ लिया, उसके बाद ना चाहते हुए भी सरकार में गए, ताकि सरकार के अंदरूनी कामकाज बड़ी सीधी सी बात बोले, आईबी रिपोर्ट, स्टेट आईबी रिपोर्ट, जो चीफ मिनिस्टर है और जो एसोसिएटेड उसके होम मिनिस्टर वगैरह डिप्टी मिनिस्टर है, उन्हीं को शेयर होती है। वो बाकी मिनिस्टर्स को भी नहीं शेयर होती है। बाकी पॉलिटिशियंस तो भूल जाइए आप। तो जब तक आपके पास कच्चा चिट्ठा नहीं होगा, तब तक आप 370 हटाने की प्लानिंग कैसे करोगे? लेकिन यही मोदी जी के समर्थक हैं, ये आज भी बोलते हैं कि 370 में आपने पीडीपी के 370 से पहले आपने पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई? आपको 8-10 साल हो गए, आपको ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। आज धुरंधर फिल्म आई है, धुरंधर फिल्म में मतलब जैसा लोगों ने बोला है, मैंने अभी नहीं देखी, मैं देखूंगा इस वीकेंड पे, पर मैंने अभी नहीं देखी है क्योंकि थिएटर में जाने का मेरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं मैं। लेकिन धुरंधर फिल्म में लोगों ने बोला कि जैसा जैसा मैंने लिखा था पिछले 8-10 साल में, वही पर्दे पे एक फिल्म के माध्यम से उनको दिख रहा था। मैंने तो एडवाइस नहीं दी ना। मैंने तो 2014 में भी बोला था राम मंदिर 2019 के बाद, चुनाव के बाद बनेगा, 370 200 2019 के चुनाव के बाद आएगा।
तो देखिए अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी की नहीं, रोज अग्नि परीक्षा उनके समर्थकों की है कि वो नरेंद्र मोदी जी को कितना समझे हैं और भारत को आगे ले जाने में उनका क्या योगदान है। लेकिन आप एक बात और समझिए, जिसको आप अग्नि परीक्षा कह रहे हैं, ये समर्थक वर्ग, देखिए कांग्रेस की बात मत कीजिए, विपक्ष की मत कीजिए, क्योंकि उनका काम तो उछलना है बिना मतलब के, ठीक है? और आज के टाइम में अगर आप ट्विटर उठा के देख लिए तो गाली गलौज के अलावा उन लोगों को कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप समर्थक वर्ग भी देख लीजिए तो अग्नि परीक्षा समर्थक वर्ग की हो रही है कि आप नरेंद्र मोदी जी को कितना समझे और भारत तो, और लेकिन उनकी भी मजबूरी जानिए ना। आज के टाइम में सबसे आसान पैसा कमाने का तरीका क्या है? एक मोबाइल फोन लीजिए, एक स्टैंड लीजिए और शुरू हो जाइए यूट्यूब पे और मोनेटाइज कर लीजिए। मैंने एक कुछ दिन पहले गलती से मेरे पास एक क्लिप आ गया था, किसी ने मेरे को मेरे ग्रुप में डाला था। एक महिला थी, शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश या शायद बिहार की भाषा से, और बड़े आपत्तिजनक वस्त्र पहन के वो डांस करती थी। तो उनसे पूछा आपको क्या मिलता है? तो उन्होंने बोला इसमें मेरा खाने-पीने की और रहन-सहन की जुगाड़ हो जाती है, इतना पैसा मिल जाता है। तो ये यूट्यूबर भी जो है ना, ये इनकी मजबूरी है कुछ भी बात करने की, क्योंकि देखिए इससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है। हम्म। यहाँ कोई नहीं पूछता आपकी डिग्री क्या है, यहाँ कोई नहीं पूछता आपको समझ क्या है, यहाँ कोई रिसर्च करता नहीं। आपने 4 हेडलाइन उठानी है, उसको 25 बार डिफरेंट शब्दों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके डाल देनी है, 2 कहीं से हेडलाइन देनी है, 30 मिनट का आपका वीडियो तैयार हो गया और आपको उस पे 1 लाख व्यूज़ मिल गए। आप जैसे हैं वैसे ही, भारत में कमी तो है नहीं, वैसे ही लोग फॉलो करते हैं। आपने मोनेटाइज़ कर रखा है, लाख 2 लाख रुपए महीने आ जाते हैं। वो तो मैं भी कर रहा हूँ, ये भी आरोप आप लगा सकते हैं। अवनीश भाई, मेरे में एक बहुत अच्छी स्किल कहिए या मेरे में एक कमी कहिए, मैं व्यक्ति को देख के पहचान लेता हूँ, उससे 5 मिनट बात करके पहचान लेता हूँ कि मुझे उसके साथ छठे मिनट बात करनी भी है या नहीं। और मैं उसको नहीं बताता, अगर वो नहीं फिट होता है, तो 5 मिनट के बाद मैं चुपचाप निकल लेता हूँ। मेरे को आपने देखा ही है मैं कितने चैनलों पे गया हूँ, और कुछ हैं जो अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं हाथ धो के, मैं नहीं जाता। देखिए, ना आपको कमाना है, ना मुझे देखिए आपका इक्विपमेंट है, खर्चा है, कमाइए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अपने दिमाग को लोगों तक पहुँचाने के लिए भी मैं पैसे लूँ, इस माध्यम से, बिल्कुल। वो मेरा चरित्र नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और एक चीज़, आज मैंने जब शुरुआत किया ना कि मोदी जी की अग्नि परीक्षा, आपने बहुत कायदे से मोदी जी के समर्थकों के हिसाब से जो उनकी अग्नि परीक्षा बार-बार चेक किया जाता है, मोदी जी 11 साल में क्या किए, मोदी जी ने किया ही क्या है, मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते, मोदी जी वैसा क्यों नहीं करते, उसको बड़ा कायदे से एड्रेस किया। लेकिन मैंने जानबूझ के ये अग्नि परीक्षा शब्द रखा था सामने। अग्नि परीक्षा चुनावी माहौल से भी उनकी जब तब लिया जाता है, और भारत का ये दुर्भाग्य है सर कि भारत में राजनीति का मतलब चुनाव समझा जाता है। चुनाव कौन जीता, कितना जीता, कितनी सीटें आई, किसका ईडी का कितना आया, किसने सवर्णों का कितना वोट हासिल किया, किसने फलाने के कितना वोट हासिल किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को जितना मैं समझ पाया हूं, वो चुनाव को एक माध्यम जरूर बनाते हैं, लेकिन उद्देश्य भारत निर्माण का है। और दूसरा, एक टाइम टेबल बिल्कुल सेट समझ में आता है कि उनकी अपने एक प्राथमिकताएं, उस प्राथमिकता के आधार पर चलते वो चले जाते हैं। और 11 सालों में मैंने तो जितना उनको रीड कर पाया अपनी छोटी बुद्धि से, कि उनका अपना एक फ्रेमवर्क होता है, उससे वो चलते हैं। न जनता की बेहद मांग से उसका कोई असर पड़ता है, न ही मौसम से, न किसी चुनाव से। लेकिन भारत का विपक्ष क्या वाकई नरेंद्र मोदी की राजनीति से न सिर्फ हार ही रहा है, बल्कि उसको समझ भी नहीं पा रहा, और उसी के साथ-साथ वो भारत को भी नहीं समझ पा रहा है। ये क्या आपको एक बड़ा दुर्भाग्य नहीं लगता? नरेंद्र मोदी उनसे चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, मैंने अलग कर दिया। अब राजनीति की अगर बात करें, जो भारत निर्माण की है, राष्ट्र निर्माण की है, उसको विपक्ष ना नरेंद्र मोदी को समझ रहा है, ना भारत को समझ रहा है। देखिए, पहली चीज़, राजनीति क्या है? राजनीति को अगर आप
ठीक शब्दों में उसको उसके मूल आधार पे समझें, तो ये है कि विभिन्न माइंडसेट के लोगों को साथ लाके एक ऑब्जेक्टिव के लिए चलाना राजनीति है। मतलब आपकी कुछ सोच है, मेरी कुछ सोच है, 4 लोगों की अलग सोच है। हमारी अलग सोच रहते हुए भी हमारा उद्देश्य एक करके और उस उद्देश्य के लिए उस उद्देश्य को, लक्ष्य को पाना, वो एक राजनीतिक का काम है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में राजनीति का जो अर्थ हो गया है, वो हो गया है मारकाट, अब्यूज, बदतमीजी। आप ये कांग्रेस के 2 महिला पत्रकार हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। हमें बताया जाता है कि जब हम पब्लिक माध्यम पे बैठ के बात करते हैं, तो हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और हमें जो भी अपोनेंट है, उसकी भावनाओं की भी कदर करते हुए अपने वक्तव्य को देना चाहिए। लेकिन ये दोनों महिलाएं अगर ये बोले ना, तो इनके चेहरे से एरोगेंस झलकती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस बहुत बड़े ट्रैप में फंस गई है। देखिए, अगर आपको याद हो, 16 मई 2014 शाम को 4 बजे जब मीडिया ने सोनिया गांधी की बाइट ली थी और सोनिया गांधी ने माना था कि हम चुनाव हार गए हैं और भाजपा जीत गई है, तो बाजू में खड़े हुए राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको याद हो, आप निकाल के देख बिल्कुल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे थे कि राहुल गांधी पप्पू है। वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि कर लो, उनके मन में जो विचार थे कि कर लो तुम कुछ भी करो, 1-2 साल में हम उठा के पटक देंगे, फिर आ जाएंगे। जब परिवार की ये सोच होती है, मालिकाना सोच होती है, तो परिवार के मालिकाना सोच के साथ उनके जो परिवार के साथी हैं, वो भी उस सोच को आगे बढ़ाते हैं। अब 2014 से सबसे पहले वो अवार्ड वापसी हुआ, फिर रेणु वेमुला हुआ, फिर और कांड होते गए। जितना ये लोग क्रिएट करते गए, उतना ये लोग ट्रैप में फंसते चले गए। अब हालत ये है कि आज अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोल दें, मतलब राष्ट्र के अगर पक्ष, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र को नरेंद्र मोदी बना दिया, ये बड़ी बात, बिल्कुल ठीक है ना। नरेंद्र मोदी एक व्यक्तित्व नहीं, इन्होंने नरेंद्र मोदी को राष्ट्र बना दिया। अब अगर ये राष्ट्र की बुराई करते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए जाती है, अगर ये राष्ट्र की तारीफ करते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए जाती है, अगर ये राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के फेवर में जाती है। तो हालत ये हो गई कि अब क्या करें तो क्या करें, और उसका एक ही तरीका है कि यहां मत बोलो, विदेश में जाके गालियां दो। अब तुम विदेश में जाके इंटेलेक्चुअल बन के गालियां दे रहे हो, वो फिर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। देखिए, एक बात समझिए, मैं ये बहस नहीं करना चाहता क्योंकि फालतू की बहस की मेरी आदत नहीं है। हर चीज पे बहस नहीं होती है। मैं ये बहस करना नहीं चाहता नरेंद्र मोदी ने क्या किया, क्या नहीं किया। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, समझने वाले समझते हैं, और जिनको नहीं समझ रहा वो कभी भी नहीं समझेंगे, भले ही महादेव आके खुद बता दें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक काम करा है जो विपक्ष का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन आज है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को ये समझा दिया कि तुम्हारी भी कुछ हस्ती है इस बस्ती में। वरना आप आज देखिए, 2014 से पहले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री दफ्तर, प्रधानमंत्री के घर, मंत्रियों के घर इफ्तार की पार्टी होती थी, कोई हिंदू चू नहीं करता था। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री जब राम मंदिर में पूजा करने जाते हैं या मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो इनको इतनी खुजली होती है कि पगला जाते हैं। ये इसलिए नहीं पगला रहे कि नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए, ये इसलिए नहीं पगला रहे कि राम मंदिर में नरेंद्र मोदी जी गए,
ये इसलिए पगला रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है, बहुत धीरे जाग रहा है, पर हिंदू जाग रहा है। और ये प्रॉब्लम अवनीश भाई केवल कांग्रेस की नहीं है, केवल विपक्ष की नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईएसआई की है, उससे बड़ी प्रॉब्लम सीआईए की है, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट नहीं चाहता हिंदू जागे। हिंदू जाग गए तो अमेरिकन डीप स्टेट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और वो कंट्रोल अगर कम हो गया तो आईएसआई का तो गजवा हिंद है, वो खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत आधा इस्लामिक राष्ट्र 2014 में हो चुका था। अगर नहीं हुआ होता, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ना ली होती, तो अवनीश भाई आज हम इस्लामिक स्टेट होते। और राहुल गांधी सोनिया गांधी को भारत रत्न मिल चुका होता। तेलंगाना क्यों बना? तेलंगाना इसलिए बना कि तेलंगाना के लोगों की प्रगति हो, उत्थान हो। भाई राजनीति का यही अर्थ होता है ना, अगर आप स्टेट को छोटा करते हैं तो उसका यही होता है कि छोटे में गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी और वो हाँ, स्टेट प्रोग्रेस करेगा। बीजेपी शायद लेकिन इसीलिए छोटे राज्यों की समर्थक रही है और बनाया भी खूब भर भर के अटल बिहारी भाजपा जी ने। हमेशा छोटे राज्यों की आज समर्थक देखिए रही अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जी। है ना। सोनिया गांधी और अहमद पटेल इस फेवर में थे कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाना है, ताकि वहां पर हमारी सरकार बने। यस। माइनिंग है वहां पर। लेकिन दो कांग्रेसी ऐसे थे जो इसके बिल्कुल विरोधी थे। एक मनमोहन सिंह और दूसरा दिग्विजय सिंह। और ये बात समझ में आपको? तो ये है फ्रस्ट्रेशन के कारण। हम्म। हम्म। क्यों विरोधी थे? खासतौर से दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी तो अब रहे नहीं, तो इसलिए क्योंकि उसकी बात क्या की जाए। क्योंकि उनको पता था इससे राज्य का भला नहीं होना है। मनमोहन सिंह बहुत लर्नड आदमी थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि वो एक रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री थे। मेरी बात को वैलिडेट करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है, इन चीजों के सबूत नहीं होते। हम्म। हम्म। लेकिन प्राइवेटली अगर आप जो एक रहे नहीं, दो रहे नहीं, दो हैं, एक बोलेगी नहीं, दूसरा डबल मीनिंग बोलते हैं, उनसे प्राइवेटली अगर बात करेंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा, मैं थोड़ा दिग्विजय सिंह जी के बारे में, चूंकि एकदम आपने नाम लिया और एक ऐसे तरह से नाम लिया कि वो तेलंगाना बनने के समय, हालांकि कितनी जल्दी में चुनाव के ठीक पहले तेलंगाना बनाया कांग्रेस ने, और यहाँ तक कि उसके पानी का भी मसला नहीं हुआ, वो बाद में की सरकारों को करना पड़ा, ये अलग बात है। लेकिन आपने चूंकि दिग्विजय जी का नाम लिया, हालिया संदर्भ में अभी बांग्लादेश में जो एक दलित हिंदू भाई की हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, अचानक दिग्विजय सिंह साहब ये बोल देते हैं कि देखिए साहब, चूंकि यहाँ पर भी एक कट्टरपंथी सरकार है, वहां भी एक कट्टरपंथी सरकार है, तो यहाँ चूंकि मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, इसके बदले में बांग्लादेश में ये हो रहा है। हालांकि आप कह चुके हैं कि वो डबल मीनिंग बोलते हैं, तो साहब ये ऐसा डबल आप मीनिंग भी क्या बोल देना कि मैं जिससे जो आपको है वो। यहाँ देखिए, मैंने ये बात एक बार पहले किसी वीडियो में क्लियर करी थी। मैं आज हम्म। आपको एक दूसरी बात बोल देता हूँ। हम्म। 26/11 जब हुआ था, तो एक किताब रिलीज करी गई थी ना, जिसमें महेश भट्ट था और एक और मूर्ख आदमी था। उसको हाँ, हाँ, बुक रिलीज और किसने करी थी? दिग्विजय सिंह दिग्विजय ने सिंह ने करी की थी ना। थी। हाँ, करी थी। करी थी ना। मेरे दर्शकों से निवेदन है, ठंडे दिमाग से सोचे जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? उत्साहित ना हो और उत्तेजित ना हो। वो फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी। हाँ, बर्नी ने लिखी थी, वो सहारा का एक पत्रकार था, क्या लाइजनर वो था, मैं उस अभी पे भी जा है। ही नहीं रहा। मैं उस पे जा हाँ। नहीं रहा, किसने लिखी किसने नहीं लिखी, उससे मेरे आरएसएस की साजिश, टाइटल हम्म। इंपॉर्टेंट था और उसका लॉन्च इंपॉर्टेंट था। हर साल जब 26/11 आती है, तो सैकड़ों लोग वो पिक्चर को रोटेट करते हैं सोशल मीडिया पे। हम्म।
करते हैं? यानी हर साल 26/11 पे लोगों को रिमाइंड करा जाता है कि 26/11 के पीछे कांग्रेस है, क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के चेहरे हैं। अब अगर उस फोटो में दिग्विजय सिंह का चेहरा नहीं होता, तो क्या आप उसको साल दर साल हर 26/11 पे लोगों के सामने प्रस्तुत करते? दिग्विजय सिंह ने जो ताबूत है उसमें ऐसी कील ठोकी है उस पिक्चर के माध्यम से कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक उसके बाद भी लोग रिमाइंड करते रहेंगे कि 26/11 कांग्रेस आरएसएस की साजिश बोल रही है। आ रही बात समझ में? दिग्विजय सिंह सीधी लकीर पे बात कभी नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें वो सही होती हैं या सारी चीजें वो सही बोलते हैं, कभी कभी इधर उधर भी होती हैं, लेकिन वो इतनी टेढ़ी बोलते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपको मुझको नहीं पड़ेगा। हम तो कांग्रेस से नफरत करने लगेंगे उनकी वजह से, लेकिन वो चेता देंगे नरेंद्र मोदी को। दिग्विजय सिंह की बेटे की शादी हुई, स्टेज पे हाथ पकड़ के दिग्विजय सिंह किसको ले गए थे? राहुल गांधी को ले गए थे, सोनिया गांधी को ले गए थे, नरेंद्र मोदी को ले गए थे, अमित शाह को ले गए थे, किसको ले गए थे? और एक फुलझड़ी छोड़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए, इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, मैं नहीं बता रहा। अटल जी ने, आज अटल जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत प्रणाम उनको। अटल जी ने नरेंद्र मोदी जी को भारत का गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया। ऐसी सोच हम सबकी है, गलत। नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम दिग्विजय सिंह का साथ लेके बनाया। ओके। अब आपके दर्शक कहेंगे ये कैसी बात बोल रहे हैं जी, गौरव प्रधान के मन में जो आता है बोल देता है। मेरा एक ही निवेदन है, इससे पहले आप लोग मुझे गालियां दें, 2 शब्द गूगल पे डाल के रिसर्च कीजिएगा, हजूरिया, खजूरिया। हजूरिया कहाँ रहे, खजूरिया कहाँ रहे? जब आपको खजूरिया कहाँ रहे पता चल जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा दिग्विजय सिंह कहाँ है। तो ये नहीं, बिल्कुल। खैर, हम सारी चर्चा दिग्विजय सिंह के ऊपर करना भी नहीं है, क्योंकि आपने चूंकि जिक्र किया तो थोड़ा सा इसका भी हो गया। ये बात तो निश्चित है, अगर मैं डॉटेड लाइंस को मिला दूं तो आप देखिए, जब भी यूपीए 1 या यूपीए 2 के दौरान, जो कि इतने सक्रिय राजनेता दिग्विजय सिंह इतने बड़े पदों पर है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का महासचिव बन के पूरा समय निकाल दिया और हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ टेढ़ा बोल के वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते थे और फिर पूरी कांग्रेस चिल्लाना शुरू कर देती थी कि अरे नहीं नहीं, ये पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है। जैसे बाटला हाउस पे फूट फूट के रोई थी, इस तरह की चीजें वो जब तब कर देते थे। निश्चित तौर पर आपके दर्शकों को मैं एक चीज बोलना चाह रहस्यमय रहा हूँ। चरित्र हैं जी। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा, अगर आप चाहें तो वीडियो के नीचे वो लिंक डाल दीजिएगा। द बैटल ऑफ रावगढ़, ओके। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था कई साल पहले, ठीक है, ये मेरे ब्लॉग पे है, आप वो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा ये युद्ध कहाँ का युद्ध है, किसके लिए युद्ध है और इस युद्ध के ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल। और वो ब्लॉग बैटल का ऑफ लिंक मैं रावगढ़। आपसे अनुरोध करूंगा, दीजिएगा जरूर, ताकि मैं टीम को बोल रहा हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दे। अच्छा, आप थोड़ी सी दूसरी तरफ चलें। आज परीक्षा ही चल रही है, तो अब जरा परीक्षा का दूसरा वाला पेपर की परीक्षा देते हैं या लेते हैं, जो भी कह लीजिए। खैर, हम लोग लेने के लायक तो क्या है, परीक्षा दे ही सकते हैं, हमारी भी परीक्षा हमारे दर्शक ही ले रहे हैं। सर, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं, वो ठीक है। क्या अब राहुल गांधी के जो मास्टर्स हैं, विदेशी मास्टर्स, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, वो भी नरेंद्र मोदी से अब हार रहे हैं? और अब वाड्रा साहब ने अचानक ये कहना शुरू किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी भारत की प्रधानमंत्री बने।
क्या ये अब वो दौर शुरू हो रहा है कांग्रेस में या नरेंद्र मोदी के सामने के विपक्ष में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी में, कि राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। अगर मैं महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को जोड़ दूं तो अब सिर्फ 4 रन, यानी 96 चुनाव हार चुके हैं, 4 रन और बनाना है, शतक पूरा हो जाएगा उनका। राहुल गांधी के मास्टर्स भी अब मान चुके हैं कि ये प्यादा अब सक्सेसफुल नहीं होगा, और जिस तरीके से वायनाड मिड डे पोल जीत के प्रियंका गांधी आई हैं, जिस तरीके से वो संसद में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं, चाय पी आई, ये छोटा संकेत है, मैं इस संकेतों को बहुत ज्यादा नहीं मानता, या कहिए कि मेरी बुद्धि नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता। लेकिन आज जो कुछ भी मिस्टर वाड्रा ने अब शुरू किया है कहना, ये अब एक नया चेंज विपक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी तो कंटिन्यू है, कब तक ये रास्ता कंटिन्यू रहेगा ये वही तय करेंगे। लेकिन अब चेंज सामने दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी को चेंज करने के फिराक में या करने का चाहत रखने वाले खुद अब विपक्ष में एक परिवर्तन का दौर दिखाई दे रहा है। आज जरा इस अग्नि परीक्षा पर भी आपने बात कर लें। आपने 2 सवाल पूछ डाले। एक हम्म। आपने पूछा जो बाहर के लोग हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में या कहिए नरेंद्र मोदी से युद्ध हार रहे हैं? अवनीश भाई, अगर पाकिस्तान को मुझे अपने काबू में करना है, ठीक है, मैं एक मान लीजिए कोई दूसरा स्टेट हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कोई दूसरा स्टेट हूं, तो मैं पाकिस्तान की उस कोर चीज को पकड़ूंगा और उसका समर्थन करूंगा जिस पे पाकिस्तान टिका हुआ है। हम्म। आपने कभी देखा चाइना ने अलगाववाद के बारे में कुछ बोला हो, टेररिज्म के बारे में कुछ बोला हो, कट्टरवाद के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला, हम्म। क्योंकि ऐसे वो अपने काम वहां निकालता है। ठीक है, अगर हमें चाइना को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे? चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन करेंगे, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, कंजम्पशन इकोनॉमी नहीं है। और अगर हमें अमेरिका को कंट्रोल करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि अमेरिका की जो क्या भूख है, अमेरिका की भूख ये है कि उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, उसको उसके लिए एक बाजार चाहिए। चाइना की ज्यादातर खेती भारत के देशों में होती है, अफ्रीका इत्यादि इत्यादि बड़े देशों की अगर बात कर लें तो अमेरिका को चाहिए भारत का एग्रीकल्चर बाजार। मजा। और भारत का 80% वोटर आता है एग्रीकल्चर बेल्ट से, गांव रूरल एरिया से हमारे ज्यादातर लोग 80 नहीं तो 70% तो वहीं से आते हैं। अगर आपने ये 70% लोग कंट्रोल कर लिए तो आप भारत को कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरली। जिस तरह चाइना ने अलगाववाद में घुस गए पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया, वैसे ही भारत को कोई भी कंट्रोल कर सकता है अगर उसके हाथ में 70% लोग आ जाएं। और ये लोग कैसे आएंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके। भाई आप लाएंगे अमेरिका का प्रोड्यूस यहाँ आएगा, हमारे यहाँ का महंगा बन जाएगा, वो बिकेगा नहीं क्योंकि वो तो केमिकल है और ये मेहनत की उगाई हुई है, वो मैकेनाइज्ड है, हाईली सब्सिडाइज्ड मैकेनाइज्ड है, यहाँ पर लेबर है। तो जब आदमी के पास भोजन नहीं होगा तो वो आपके पैरों में कूदेगा ना। नरेंद्र मोदी ये नहीं होने दे रहे। इंडिया यूएस ट्रेड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज नहीं खोलेंगे। वहां भारत है, भारत ही रहेगा। इन्होंने सोचा था ये आसानी से हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नरेंद्र मोदी है, हम तो अमेरिका हैं, हम तो एरोगेंट हैं, हम तो दुनिया की पावर हैं, हमसे कौन पंगे लेगा? भाई भारत है यार। अभी नरेंद्र हम्म। मोदी को आए हुए 10 साल ही तो हुए, 70 साल से भारत हम चला रहे हैं। वो नहीं हुआ। हम्म। तो अब जिन जिन का बिजनेस इंटरेस्ट लॉस हो रहा है,
ऊपर से जब ट्रंप आए और ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि ट्रंप बदल गए हैं, ट्रंप ये हो गया वो हो गया। ट्रंप ना बदला है ना कुछ है, ट्रंप ब्लैकमेल हो रहा है। ओके। और जब चुनाव से पहले ट्रंप के कान में गोली लगी थी, आपको लगता है कि एक वेल ट्रेन्ड स्नाइपर खोपड़ी के निशान की जगह कान के निशान को मारेगा अगर मारना ही कोई था सवाल तो? ही नहीं, इशारा था। वो वार्निंग थी, वो डीप स्टेट की वार्निंग थी कि हमारे हिसाब से अब काम होगा। तुम जीत जाओ, तुम्हारी लहर है, तुम जीत जाओ, लेकिन हमारे, इसीलिए वो जो फाइलें खुल रही हैं कंट्रोल करिए, तो जड़ जोरू जमीन, ये 3 चीजें ऐसी हैं अगर खुले में आ गई तो इंसान को कंट्रोल कर सकती है, चाहे आप कितने भी मजबूत इंसान हो। तो बिल्कुल। अमेरिका डीप स्टेट चला रहा है, ट्रंप नहीं चला रहा है। ट्रंप तो केवल स्टैम्प, डबल स्टैम्प है, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर करना है वो कर रहा है। फिर आप आगे रॉबर्ट वडेरा वाली बात पे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे। अवनीश भाई, आपको आज दामाद जी का स्टेटमेंट दिखा होगा, लेकिन अगर आप 2019 के मेरे ट्वीट्स उठा के पढ़ेंगे मेरे आर्काइव में, तो मैंने तो तभी लिख दिया था। ये डिले क्यों हुआ? ये डिले इसलिए हुआ भाई, पुलवामा हुआ था, पुलवामा नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कराया गया था। किसने कराया था? जो शाणी है उसी ने कराया था। तो मैंने तो लिखा है ना कि आप वहां दुबई में उस तारीख उस दिन क्या कर रहे थे, मैंने सवाल पूछे थे। तो भाई बहन में युद्ध काफी पुराना है, और राहुल गांधी की बहुत सारी टीम, अभी मेरे को नाम नहीं याद है, मैं आप बता दूंगा, लिख दूंगा अपने चैनल पे, लेकिन राहुल गांधी की बहुत सारी टीम ऑलरेडी प्रियंका गांधी के साथ पिछले 5 साल से काम कर रही है। 2022 प्रियंका गांधी ने सब कुछ तैयार कर रखा था टेक ओवर के लिए, लेकिन फिर कुछ अंदर फाइट हुई। अब वो मैं अभी नहीं बता सकता, समय से पहले की बात हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको बैक ऑफ करना पड़ा। आपको याद होगा 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव, प्रियंका गांधी के के पोस्टर नेतृत्व में लग लड़ा गए था। थे। नहीं, उनके नेतृत्व में लड़ा भी था, पिंकी सेना लड़ और क्या क्या तो हाँ, उसमें बनाया था। उनके नेतृत्व में लड़ा था, और ये था यूपी की जीत, मतलब प्रियंका गांधी सीएम। यस। उस पे पानी फेरा राहुल गांधी ने। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब राहुल गांधी, आपने, देखिए मैं ट्वीट पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैं पैटर्न बहुत ऑब्जर्व करता हूं। हम्म। अगर आपने पिछले 2 हफ्ते में देखा हो, तो सैकड़ों ऐसे हैंडल्स आ गए हैं जिन्होंने राहुल गांधी को 2029 का पीएम बना दिया है। यस। ये 2 हफ्ते में क्यों आए? 4 हफ्ते पहले क्यों नहीं आए थे? क्योंकि 2 हफ्ते पहले प्रियंका गांधी ने पहली बार, मतलब सेंसिबल कुछ संसद में बोला। बिल्कुल। दूसरा इंडिकेशन कहाँ है? भाई ये तो गाजा का बैग लेके घूमती थी ना पार्लियामेंट में, ये हिंदुओं की याद कब आ गई? तो उन्हें पता है कि जब वो ऐसे हिंदू की बात करेंगी, तो जो भारत का हिंदू वर्ग है, जो खास तौर से मूर्ख वर्ग होता है, वो इनके झांसे में आ जाएगा। तो इनको ना बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई लेना देना, ना भारत के। भाई इनके पति क्रिश्चियन है, इनकी माँ जहां से जन्म हुआ इनका वो क्रिश्चियन है, ये कहां से हिंदू आ गई? बिल्कुल। ठीक है, तो इनका मूल उद्देश्य हिंदुओं को बहका के अपनी तरफ करना है, क्योंकि अगले साल कई चुनाव है। और
2027 में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये बिल्कुल। अगर और 27 के ये 2 साल का अगर आपने रन ठीक कर लिया, तो आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो जाएँगी। प्रियंका गांधी, समरी बता दूं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो गाल पकड़ के पप्पियां लेते हैं ना, उसपे मत जाया करो। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। दोनों में घर के अंदर भीषण लड़ाई है। प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रॉबर्ट वडेरा है, क्योंकि करप्शन के चार्जेस हैं। और एक चीज याद रखिएगा, रॉबर्ट वड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब बेल पे हैं। प्रियंका गांधी बेल पे नहीं है। प्रियंका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका गांधी पे कोई भी केस नहीं है। उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी उसका पति है। मैंने तब भी 5 साल पहले बोला था, अगर सोशल मीडिया ना होता तो रॉबर्ट वड्रा कब के सेंटा क्लॉज बन गए होते। उनके घर के और सदस्यों को देखिए, माँ, बहन, पिता। मैं बता रहा हूं ना, जो इतना ब्रूटल है, और एक भी केस नहीं है, एक भी कहीं कुछ फाइलें नहीं खुली हैं। ये भाई साहब सेंटा क्लॉज बन गए होते। और प्रियंका गांधी पूर्ण रूप से लायबिलिटी से फ्री हो जाती। मेरे पुराने जो फॉलोअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको याद होगा, मैं कई बार नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को टैग करके लिखता था। उस टाइम राजनाथ सिंह 2019 से पहले गृह मंत्री थे, तो मैं टैग करके लिखता था कि रॉबर्ट वड्रा और राहुल गांधी की सिक्योरिटी में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्यों लिखता था? उनको खतरा है? नहीं, उनको खतरा किसी और से नहीं है, इनसे है। और रहा सवाल प्रियंका गांधी, तो आप राहुल गांधी और सोरोस को जोड़ते रहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता प्रियंका गांधी जो हैं सोरोस की पत्नी के साथ नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं। मैंने तो साफ साफ लिखा था, पूछा था ट्वीट पे कि भैया ये बताओ, तुम्हारी इससे मीटिंग किस बारे में हुई थी कि अब फार्मर्स की स्ट्राइक करवानी है। ये बात मैंने अप्रैल में लिख दी थी, सितंबर में फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। आज भी ये ट्वीट मेरे टेलीग्राम चैनल पे रखा हुआ है, देख लीजिए जाके। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जिस अग्नि परीक्षा शब्द को लेके मैं चला था, वो अग्नि परीक्षा शब्द जो है वो अलग अलग पक्षों के साथ बिल्कुल फिट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आपने एक तो आपने अग्नि परीक्षा शब्द इस्तेमाल करा ना, जब आपने कहा सबके लिए अलग अलग, एक और कपल है उसके लिए जोड़ देता हूँ, यस। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया। आपने कपल कह दिया इनको। मेरा कपल का मतलब जेंडर अच्छा, से नहीं था, दो ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं था। ठीक। मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं है इस तरह की हरकतें करने का। लेकिन आप देखिए कल डीके शिव कुमार ने क्या बोला माइक पे, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, राहुल गांधी को मैं पीएम बनना देखना चाहता हूं। वो क्या भाजपा को बोल रहे थे? वो भाजपा को नहीं बोल रहे थे, प्रियंका को। वो मंच पे बैठे हुए ठेकेदारों को बता रहे थे, यस। भाई साहब आप ये मत सोचना अगर मैं सीएम बन जाऊंगा तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, मैं आपके आशीर्वाद के नीचे ही काम करूंगा। वो अपनी गोटी फिट कर रहे थे, वो भाजपा के लिए नहीं बोल रहे थे। देखिए राजनीति हमेशा शांति से समझी जाती है। हेडलाइन पढ़ के सारी यूट्यूब की दुनिया हेडलाइन पे चल रही है, लेकिन हेडलाइन पढ़ के विश्लेषण नहीं होता है। और क्षमा प्रार्थी हूं, मैं टीवी के जो बड़े बड़े विद्वान आते हैं ना, बड़े टाई सूट पहन के और कुछ वैसे, उनको राजनीति का राह नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता है सर, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और हमें भी अगर बहती गंगा में हाथ धोना हो तो हम भी वो विषय लेके आते कि गौरव जी हमें बताइए
बांग्लादेश का क्या करने वाला है भारत और मोदी जी, पाकिस्तान का क्या करने वाला है मोदी जी, जर्मनी गए कुछ थे, नहीं। क्या कहाँ किससे मिले, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज मैं एक शब्द अग्नि परीक्षा लेके आया। मैंने शुरुआत नरेंद्र मोदी के सामने अग्नि परीक्षा की। हमने बात किया कि उनके समर्थक उनकी कितनी अग्नि परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले समर्थकों को ही हमने एक तरीके से विश्लेषित किया, उसके बाद तब हम दूसरे पक्ष पर गए और फिर हमने दर्शकों ये भी बात की कि राजनीति का मतलब केवल चुनाव नहीं होता। अगर चुनाव होता राजनीति का मतलब, तो नरेंद्र मोदी को देखिए, वो इलेक्शन और राजनीति इन दोनों को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से देखते हैं। राजनीति वो करते हैं, इलेक्शन वो जीतते हैं, लेकिन हारते-हारते और मोदी की अग्नि परीक्षा लेते-लेते अब किस तरीके से कांग्रेस और उसका परिवार खुद अपनी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर नहीं, रहा है, ये भी देखने वाली बात है। 95 जी। 95 चुनाव हारने के बाद तो अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की है ना? हर 96 चुनाव में। सर, एक और जोड़ लीजिए ना निकाय वाले, अभी महाराष्ट्र हाँ, के। 96 चुनाव हारने के बाद अग्नि परीक्षा तो राहुल गांधी की है कि हाँ, तो फिर 97 से जीतेंगे या हारेंगे। तो सर प्रियंका परीक्षा तो लेने के लिए भी तैयार हैं और दूसरी तरफ से परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं। उनके पति जी कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, कुल मिला के राजनीति परीक्षाओं का दौर चल रहा है ना सर। कांग्रेस कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो राहुल गांधी को छोड़ नहीं सकते और उनकी और राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं तो राहुल गांधी कांग्रेस रिवाइव होगी नहीं। जब तक कांग्रेस गांधी परिवार से अपनी दूरी नहीं बनाएगी, तब तक कांग्रेस राजनीति में पूर्ण रूप से आने की संभावना मुझे नहीं दिखती। और हुँ, गांधी परिवार से दूरी कांग्रेस बना नहीं सकती क्योंकि भारत में कांग्रेस के जितने भी एसेट हैं, इमूवेबल, मूवेबल एसेट्स, सब परिवार वो के पास। परिवार के हैं जो कांग्रेस के नाम पे लिए हुए हैं। बिल्कुल, तो अगर परिवार की पकड़ पार्टी पे कमजोर होगी, तो परिवार जो है उन सारे अरबों खरबों के जो एसेट्स हैं, उनसे हाथ धो बैठेगा क्योंकि वो पार्टी के नाम पे है, वो बिल्कुल। परिवार के नाम पे नहीं है। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, मैंने तब भी लोगों को समझाया था, इसका विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि जितनी बिल्डिंगों से कमाइयाँ रुक मंत्रालय जाएँगी निकल किराए के वाली। सेंट्रल विस्टा में जाएंगे, वो सारी बिल्डिंग किसी ना किसी कांग्रेस के राजनेता की हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन परिवार के साथ है, जिसका लाखों करोड़ों का जो रेंट है, वो साल का परिवार को जाता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और आज स्थिति ये है कि सारे के सारे हमारे मंत्रालय सेंट्रल विस्टा में हैं। मुझे एक छोटा-सा अवसर मिला था आईसीसीआर के कार्यक्रम के बहाने। मैंने देखा कि बिल्कुल कॉर्पोरेट शैली में वहाँ के नौकरशाह बैठ रहे हैं, टिफ़िन लाते हैं, क्यूबिकल्स हैं, वो बड़े-बड़े कमरे, वो साहब, वो आराम फरमा रहे हैं, वो सब दौर बिल्कुल निकल के बहुत दूर जा चुका है और वहाँ पर अब सिर्फ़ काम दिखाई देता है, काम का माहौल दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों, ये जो अग्नि परीक्षा, इसको एक शब्द हमने रखा और इसके सामने न जाने कितने पक्षों पर बात हुई और इस बातचीत के लिए विस्तार से गौरव जी आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, गौरव जी थोड़ा-सा लेट पकड़ में आए हैं, लेकिन नीचे आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि अगली चर्चा का विषय गौरव जी के साथ कौन-सी होगी। तो 2-4 चीज़ों को मिला के फिर हम इनको पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और पकड़ में आ ही जाते हैं, इतना तो भरोसा प्रारूध पर है ही है और प्रारूध को इन पर इतना अधिकार है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा और हाँ, ऑल नोटिफ़िकेशंस ऑन जो है, उसको दबा के रखिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफ़िकेशंस मिलें। गौरव जी एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और गौरव प्रधान दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।